देश में यातायात और प्रदूषण को नियंत्रित करने के तरीके क्या हो सकते हैं? इस जवाब में दो खंड है। पहले खंड में ट्रैफिक की समस्या का मूल कारण और दूसरे खंड में इसका समाधान है। दूसरा खंड महत्वपूर्ण है और आप चाहे तो सीधे दूसरा खंड देख सकते हैं। जिन समाजों देशों ने बेहतर कायदे बनाए वहां बेहतर व्यवस्था कायम हुई, और जिन देशों ने व्यवस्था नहीं बनाई उनके यहाँ नरक बनता गया। ट्रैफिक की समस्या भी कुछ जंगल की तरह ही है। मतलब ये बिना किसी प्रयास के बढ़ते रहता है और इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ कायदे कानून चाहिए। ट्रैफिक का नरक आपको सभी विकासशील पिछड़े देशों में मिलेगा, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों में यह नरक रचती है। भारत में धनिकों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में हमारे नेताओं ने गेजेट में ऐसे कानून छापे हैं जिसके साइड इफेक्ट के रूप में ट्रैफिक की समस्या और भी तेजी से बढ़ती है, और उन्होंने कुछ ऐसे कानूनों की जानबूझकर अवहेलना की है जिससे ट्रैफिक की समस्या कम होती है। वजह पैसा है। दरअसल ट्रैफिक की समस्या कुछ लोगों को पैसा बनाकर देती है। मुख्य रूप से दो समूह ऐसे हैं जिनका मुनाफा ट्रैफिक बढ़ने के अनुपात में बढ़ता है: तेल कंपनियों के मालिक रॉकफेलर फैमिली और अन्य लैंड होल्डर्स इंक्लूडिंग टाटा, गोदरेज। इसके अलावा ऑटोमोबाइल एवं बैंकिंग कंपनियां भी इस समस्या की लाभार्थी है। खंड 1। गेजेट राजपत्र का इस्तेमाल करके भारत में उन्होंने ये नरक कैसे रचा। सड़कों को जाया तौर पर वाहनों से पाट देना। 1991 तक भारत में 2 करोड़ वाहन थे। तेल कंपनियों के मालिकों ने तेल की खपत 10 गुना करने के लिए वाहनों की संख्या को 10 गुना करने का लक्ष्य बनाया। आज भारत में लगभग 25 करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वाहन उत्पादक देश है और यह इंडस्ट्री 2 करोड़ वाहन प्रति वर्ष बाजार में फेंक रही है। तो तेल कंपनियों को ट्रैफिक बढ़ाने में रुचि नहीं थी, लेकिन वे भारत के हर आदमी की जांघों के नीचे इंजन देखना चाहते हैं। और इस चक्कर में यदि ट्रैफिक बढ़ता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक प्रत्येक व्यक्ति के पास एक निजी वाहन नहीं होगा तब तक उनकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है। पर वे इससे भी आगे बढ़ेंगे और ऑड इवन जैसे कानून भी लेकर आएंगे, ताकि जिनके पास पर्याप्त पैसा हो उन्हें 2-2 गाड़ियां थमाई जा सके, एक ऑड नंबर की और एक इवन नंबर की। क्या इन 30 वर्षों के दौरान भारत की जनसंख्या 10 गुना हो गई थी? नहीं, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 20% के आसपास थी, किंतु वाहनों की वृद्धि दर 10 गुना यानी कि 1000% रही। क्या भारतीय अचानक इतनी तेजी से समृद्ध हो गए थे? नहीं, दरअसल उन्होंने भारत के बाजार को वाहनों से पाटने के लिए प्रत्येक मिडिल क्लास घर के प्रत्येक सदस्य को एक वाहन बेचने का लक्ष्य बनाया। और इसके लिए उन्होंने बैंकिंग के कानूनों का इस्तेमाल किया: असीमित चेकबुक जारी करना, चेक बाउंस को क्रिमिनल ऑफेंस बनाना, वाहन लोन पर 90% फाइनेंस। यह एक डेट ट्रैप था। अब यदि आपके पास 25,000 रुपए भी है तो आप 5 लाख का वाहन खरीद सकते थे। इस तरह चेकबुक के एवज में अंधाधुंध वाहनों की बिक्री शुरू हुई और ट्रैफिक बढ़ने लगा। प्रचलित गलत तर्क: चेक आने से व्यापार करना आसान हुआ और लोगों को नकदी का विनिमय करने का जोखिम उठाने से मुक्ति मिली। यदि चेक की प्रतिष्ठा बनाकर रखनी है तो क्रिमिनल ऑफेंस बनाने में गलत बात क्या है? और हर आदमी के पास वाहन हो तो इसमें गलत बात क्या है? इससे विकास होता है और लोगों की सुविधा में वृद्धि होती है। इस प्रकार के तर्कों में संतुलन की अवहेलना कर दी जाती है, और ज्यादातर लोग व्यवस्था पर विचार करने के दौरान ये गलती करते हैं। व्यवस्थाओं की निस्बत आप ब्लैक एंड व्हाइट स्टैंड नहीं ले सकते। सभी व्यवस्थाएं एक संतुलन बनाने का काम करती है, और वही व्यवस्था टिकेगी जो संतुलन लाती है। गलत तर्क: चेक आने से व्यापार करना आसान हुआ और लोगों को नकदी का विनिमय करने का जोखिम उठाने से मुक्ति मिली। यदि चेक की प्रतिष्ठा बनाकर रखनी है तो क्रिमिनल ऑफेंस बनाने में गलत बात क्या है? उल्लेखनीय है कि अमेरिका में चेकबुक असीमित संख्या में जारी नहीं की जाती और चेक की वैधता अवधि सिर्फ 3 से 6 माह होती है। मतलब जिस दिन बैंक ने आपको चेक जारी किया है, जारी करने की तिथि के अगले 90 से 120 दिन में चेक अपने आप ही एक्सपायर हो जाता है।
अतः आप हद से हद सिर्फ 90 दिन आगे का चेक काट कर दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। और यदि चेक बाउंस भी हो जाता है और चेक भविष्य के वादे पर दिया गया है तो आपको और कोई सजा नहीं होती। तब केवल आपसे पैसा वसूला जाएगा, लेकिन सजा नहीं होगी। अमेरिका में पहले चेक बाउंस होने पर सजा का प्रावधान था, किंतु वहां पर जूरी सिस्टम होने के कारण चेक बाउंस का मुकदमा जूरी के पास जाता था और जूरी भविष्य का वादा होने पर चेक बाउंस होने पर कोई सजा नहीं करती थी। चेक बाउंस पर जूरी मंडल का स्टैंड रहता था कि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का कोई भरोसा नहीं होता है, और कोई व्यक्ति यदि भविष्य के वादे पर चेक काट कर देता है तो यह फौजदारी अपराध नहीं है। अतः यदि उसने भविष्य के वादे पर चेक काट कर दे दिया है तो उससे पैसा तो वसूल किया जा सकता है, किंतु उसे जेल नहीं भेजा जा सकता। उसे जेल सिर्फ तब भेजा जा सकता है जब चेक काटते समय व्यक्ति के खाते में पैसा था। वाहन लोन, होम लोन आदि भविष्य के वादे हैं। और इस तरह गलत कानून होने के कारण जूरी मंडलों ने चेक बाउंस के आरोपियों को कभी भी सजा नहीं दी और धीरे धीरे ये कानून सिर्फ कागज में रह गया। भारत में असीमित चेकबुक जारी करने, 90% फाइनेंस करने और असीमित अवधि आगे के चेक काटने के कानूनों ने तेजी से वाहन बिक्री का रास्ता साफ किया। इस कानून ने जरूरतमंद लोगों को सूदखोरों के पंजे में फंसने की ओर भी धकेला, और इस गलत कानून का एक अन्य दुष्परिणाम ये है कि आज लाखों लोगों की टांगे चेक बाउंस के मामलों में अदालत में फंसी हुई है, और इनमें से ज्यादातर मामले फर्जी है। और ये लाखों पीड़ित यह बात कभी नहीं जान पाएंगे कि वे जो मुकदमे भुगत रहे हैं वह एक गलत कानून की वजह से है। गलत तर्क, हर आदमी के पास वाहन हो तो इसमें गलत बात क्या है? इससे विकास होता है और लोगों की सुविधा में वृद्धि होती है। वाहन टीवी की तरह घर पर नहीं रखा जाता, ये बाजार में दौड़ता है। और इस तरह जब आप वाहन खरीदते हैं तो ये सार्वजनिक परिवहन पर भार बढ़ाता है। यदि परिवहन के ढांचे एवं पार्किंग में पर्याप्त निवेश किए बिना अंधाधुंध वाहनों को खरीदने की अनुमति दी जाएगी तो वाहन सड़कों को पूरी तरह कब्जे में ले लेंगे और अन्य लोगों को परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए वाहनों की संख्या को प्रबंधित करने की जरूरत होती है। आपको एक संतुलन बनाना होता है सड़कों का, फुटपाथ का, तेल की खपत आदि का। वरना एक आयामी विस्तार करने से असंतुलन पैदा होगा और शेष आयामों से आपको समस्याएं आने लगेगी। उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तोड़ा और तेल की खपत बढ़ाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया। पहले चरण में उन्होंने ऐसे कानून छापे जिससे हर आदमी के पास गाड़ी पहुंची, और फिर ये सुनिश्चित किया है कि लोग निजी वाहनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। वाहन खरीद लेने भर से तेल की खपत नहीं बची है। तेल की खपत बढ़ाने के लिए ऐसी परिस्थितियां रचना जरूरी है कि आदमी ज्यादा से ज्यादा निजी वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खच्चर बनाना, शहरों में फुटपाथ नहीं बनाने देना, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बनाकर अतिक्रमियों को आमंत्रित करना, लंबे सफर को आसान बनाना, सड़कों पर कुत्तों और गायों की भीड़ बढ़ाना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उन्होंने ऐसे कानून छापने की निरंतर अवहेलना की जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर बने। यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो निजी वाहनों का उपयोग कम होगा और तेल की खपत कम होगी। आप जिस भी शहर में रहते हैं उसमें इसे आजमा सकते हैं। यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो भूत बनकर घर आएंगे। अखबार और बुद्धिजीवियों के कॉलम भकोसने वाले लोगों को लग सकता है कि ऐसा बती हुई जनसंख्या एवं जगह की कमी के कारण है, पर यह बकवास तर्क है। एक वातानुकूलित बस आरामदायक स्थिति में भी 50 सवारियों को ढो लेती है। निजी वाहन इस्तेमाल करने वाले 50 लोग यदि लो फ्लोर वातानुकूलित बस का इस्तेमाल करते हैं तो रोड पर से 50 वाहनों की भीड़ कम हो जाएगी, रोड से भी और पार्किंग स्लॉट से भी। और शहर में ऐसे कई लोग होते हैं या उनका काम इस ढंग का होता है कि वे कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकल्प होने पर निजी वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किंतु उन्हें निजी वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य करने के लिए सरकारें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकल्प क्षीण कर देती है या फिर इसे इस ढंग का बना देती है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ तब करेंगे जब आपको पास और कोई विकल्प ही न रहे।
लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तोड़ने और निजी वाहनों को बढ़ावा देने के कई कानून छापने के कारण सड़कों पर ज्यादा वाहन दौड़ने लगे। यहाँ तक कि निजी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने रोडवेज को बंद ही कर दिया था। और फिर शिवराज सिंह जब सत्ता में आए तो उन्होंने भी इसे फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया। इसी क्रम में ट्रेनों की बैंड बजाना भी शामिल है, ताकि एक तरफ ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को निजी वाहनों में यात्रा करने के लिए धकेला जा सके और बाद में भारतीय रेल विदेशियों को बेची जा सके। यदि ट्रेनें सुधार दी जाएगी तो इन्हें बेचने पर नागरिक सड़कों पर उतर आएंगे और उन्हें फैसला पलटना पड़ेगा। तो पहले ऐसे कानून छापो जिससे ट्रेनें बदतर बने और बाद में बदतर होने का हवाला देकर घूस खाकर इन्हें विदेशियों के हवाले कर दो। ट्रेन एक पूरा अलग विषय है, इसीलिए इस बारे में फिर किसी जवाब में अलग से बताया जाएगा। फुटपाथ तोड़ना। अमेरिका के शहरों में लगभग 95% सड़कों के साथ फुटपाथ है, जबकि भारत के शहरों में फुटपाथ का प्रतिशत 5% से भी कम है। क्या फुटपाथ बनाने के लिए किसी तकनीक की जरूरत होती है, या इनके पास पैसे या जमीन नहीं है? अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि ज्यादातर क्षेत्र में फुटपाथ के लिए जगह खाली पड़ी है, किंतु नगर निगम परिषद इन पर फुटपाथ नहीं बनाते। वे इस जगह को खाली छोड़ देते हैं ताकि लॉरी ठेले केबिन लगाने वाले इस खाली पड़ी जमीन पर अपना कारोबार लगाना शुरू कर दें। अखबार और बुद्धिजीवियों की किताबें चाटने वाले समझदार लोग आपको बताएंगे कि भारत के लोगों में अनुशासन नहीं है, वे अशिक्षित है, उनमें राष्ट्र प्रेम नहीं है, सभ्य नहीं है, और इसीलिए वे अतिक्रमण कर लेते हैं। और मैं इन समझदार लोगों से कहता हूं कि तुम अपनी समझदारी के साथ दफा हो जाओ। ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग सरकार को कवर देने और भारतीयों का तिरस्कार करने के लिए इस तरह की बातें कहते हैं। दरअसल सरकार तेल कंपनियों के दबाव में फुटपाथों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना चाहती, और इसीलिए वह ज्यादातर जमीन को खाली छोड़ देती है और सांकेतिक रूप से बीच बीच में छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बना देती है। और सिर्फ इस वजह से अतिक्रमण करने वाले प्रोत्साहित होते हैं। फुटपाथ और प्लेटफॉर्म में क्या फर्क है? फुटपाथ निरंतर जबकि प्लेटफॉर्म टुकड़ों में होता है। 100 से 200 फुट के टुकड़े को प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसे फुटपाथ नहीं कहते। फुटपाथ सड़कों के साथ निरंतर होता है, जितनी लंबी सड़क होगी उतना ही लंबा फुटपाथ होगा। उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। जहां पर क्रॉसिंग आएगी वहां पर पैदल पार पथ होगा और फिर से सड़क के साथ फुटपाथ शुरू हो जाएगा। फुटपाथ के इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि शहरों में जहां जहां भी डामर बिछा हुआ है, वहां वहां अनिवार्य रूप से फुटपाथ होता है। यदि फुटपाथ निरंतर होगा तो लोग इनका इस्तेमाल पैदल चलने में करने लगेंगे और इस पर कभी भी अतिक्रमण नहीं होगा। मैंने भारत में ऐसी दर्जनों कॉलोनियां देखी है जहां पर कई किलोमीटर के निरंतर फुटपाथ है, और इस वजह से वहां पर कभी कोई अपनी केबिन ठेला वगैरह नहीं रखता। तो तेल कंपनियों की नीति क्या है? उनकी नीति है कि शहरों में ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म के बेतरतीब टुकड़े बनाए जाए। वे इन बेतरतीब टुकड़ों की लंबाई कम रखते हैं ताकि लोग इनका इस्तेमाल पैदल चलने में न कर सके। यदि आप इन पर चलेंगे तो आपको बार बार रोड पर उतरना पड़ेगा और अंत में आप फुटपाथ छोड़ देंगे। और चूंकि लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अतः जल्दी ही स्ट्रीट वेंडर्स इन प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लेंगे। ये वेंडर्स रोड के एकदम किनारे पर खड़े होते हैं, अतः इनके ग्राहक रोड पर खड़े रहते हैं, और इस तरह 100 फीट रोड में से 20-20 फुट रोड दोनों तरफ से गायब हो जाती है और रोड की वास्तविक चौड़ाई 60 फीट रह जाती है। इसी 60 फीट में से वाहनों को भी निकलना है, वेंडर्स के ग्राहकों को रोड के किनारे खड़ा रहना है, और इन ग्राहकों को अपने वाहन भी यही खड़े करने हैं, और इसी सब के बीच में से पैदल जाने वाले यात्रियों को भी निकलना है। और फिर वे ऐसे कानून भी छापते हैं जिससे रोड पर आवारा गायों और कुत्तों की संख्या निरंतर बढ़ती जाए। और फिर पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे इन्हें हटाएं नहीं, तो पुलिस वाले इनसे हफ्ता वसूलना शुरू कर देते हैं। और कोई सभापति यदि फुटपाथ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगा तो सीएम उसे नौकरी से निकाल देगा।
दरअसल सभापति का काम शहर के ट्रैफिक को बदतर से बदतर बनाए रखना और साथ ही ऐसे नाटकीय फैसले लेने का ढोंग करते रहना जिससे ऐसा लगे कि कुछ किया जा रहा है। मतलब आप जो नरक झेल रहे हैं उसे उन्होंने जानबूझकर रचा गया है। और यह काफी इंटेलिजेंट डिजाइन है। उन्होंने पैदल चलने वालों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। पूरे शहर में डामर बिछा हुआ है और डामर का मतलब है उस पर पहला राइट वाहन का है। तो शहरों में सिर्फ डामर है, डामर के किनारे कच्ची जमीन है या फिर प्लेटफॉर्म है, लेकिन फुटपाथ नहीं है। फुटपाथ बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप पैदल निकलेंगे तो जान जाएंगे कि भारत में पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें उसी डामर पर चलना होता है जिस पर वाहन दौड़ते हैं। और जब भी आप डामर पर चलते हैं तब वाहन के रूट का अतिक्रमण कर रहे होते हैं, तो वे आपको हॉर्न देते हैं, आपको साइड में चलने को कहते हैं, कभी आपको टल्ला मारकर या छूकर निकलते हैं और आपको पैदल चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। जाहिर है आप इससे असुरक्षित महसूस करेंगे और वाहन लेकर निकलेंगे। मतलब सरकार की पॉलिसी है कि यदि आपको घर से निकलना है तो वाहन लेकर ही निकलो, वरना ना निकलो। फुटपाथ पर चलने से व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है और उसकी पैदल चलने की हैबिट बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए कोलकाता के सॉल्ट लेक में लगभग 90% फुटपाथ है और इलाका भी काफी बड़ा है, लगभग 5 से 7 किलोमीटर में फैला हुआ। मैं वहां लगभग 2 साल रहा और इस दौरान मैं ज्यादातर पैदल ही आता जाता था और मेरे अलावा अन्य लोग भी 2 से 3 किलोमीटर तक का फासला होने पर फुटपाथ का प्रयोग ही करते थे। तो मेरा यह व्यवहारिक अनुभव है कि जहां फुटपाथ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां लोग छोटी दूरी तय करने में वाहनों का इस्तेमाल बेहद कम करते हैं और इससे तेल की खपत कम होने लगती है। जो दशा फुटपाथ की है वही दशा पार्किंग की है। इसे अच्छे से समझने के लिए आप अपने शहर के नगर परिषद कार्यालय में जाएं और वहां से यह आंकड़े मांगिए कि पिछले 15 वर्षों में म्युनिसिपैलिटी ने कितनी भूमि पर सार्वजनिक पार्किंग बनाई है और पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, दुकानें आदि का निर्माण करने पर पार्किंग प्लेस का प्रतिशत तय करने के लिए कितने कानून छापे हैं और उनमें से कितनों का पालन हुआ है। और फिर आप अपने जिले के आरटीओ कार्यालय से यह डेटा ले सकते हैं कि पिछले 15 वर्षों में कितने नए वाहनों का पंजीयन हुआ है। और तब आपको मालूम होगा कि पार्किंग प्लेस उतना ही है जितना 15 साल पहले था, लेकिन वाहनों की संख्या 20 गुना बढ़ चुकी है। प्रत्येक वाहन 6 फुट चौड़ा और 7 फुट लंबा स्पेस लेता है। उन्होंने सड़कों पर ये वाहन फेंक दिए किंतु इन्हें खड़े करने के लिए पार्किंग के कोई कानून जानबूझकर नहीं छापे। नतीजा, सड़कों के किनारे लगातार आप खड़े वाहनों की कतार देखेंगे और इसकी वजह से सड़कों की चौड़ाई अस्थायी रूप से और भी घट जाती है। इस वजह से ट्रैफिक और भी बढ़ता है और ट्रैफिक जितना बढ़ेगा वाहन उतने धीरे चलेंगे या रेंगने लगेंगे और इससे तेल की खपत बढ़ जाती है। उन्होंने वाजपेयी के शासन के दौरान 4 लेन 6 लेन आदि बनाने के प्रोजेक्ट मंजूर करवाए थे। इन सभी प्रोजेक्ट्स के ठेके भी विदेशियों के दिए गए। हालांकि हाईवे बनाने को लेकर मेरा विरोध नहीं है और मेरा मानना है कि हमें लंबी दूरी तय करने के लिए हाईवे बनाने की जरूरत है ताकि ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम हो। किंतु मेरा बिंदु यह है कि उन्होंने सारा निवेश सिर्फ लंबे सफर को आसान बनाने के लिए किया और शहरों में यातायात सुधारने के कानून छापने की जानबूझकर अवहेलना की। इसकी वजह से दोनों ओर से तेल की खपत बढ़ी। वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण शहरों में ट्रैफिक बढ़ गया जिससे तेल की खपत बढ़ी और हाईवे बेहतर होने के कारण ज्यादा से ज्यादा वाहनधारी लंबी दूरी तय करने के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल करने लगे और इससे भी तेल की खपत बढ़ी। मिसाल के लिए मेरा उदाहरण देखिए, मैंने 2007 में अल्टो खरीदी थी। मैंने इसके लिए 3,30,000 का भुगतान किया और इस कार को अगले 10 महीने में 90,000 किलोमीटर चला लिया था। जब 2008 में मैंने इसका हिसाब निकाला तो मालूम हुआ कि मैं सिर्फ 1 वर्ष के भीतर 4 लाख रुपए का पेट्रोल फूंक चुका था। मतलब मैंने वाहन खरीदने के लिए 3,30,000 रुपए का भुगतान किया था लेकिन तेल कंपनियों को 4 लाख दे दिए थे।
और सरकार इस तेल के बदले में डॉलर भी चुका रही थी। 2008 में मैंने फिएस्टा ली और अगले 1 वर्ष में मैंने फिर से तेल कंपनियों को 3 लाख चुकाए। मतलब सिर्फ एक कार ने सरकार पर 7 लाख रुपए के डॉलर चुकाने का भार बढ़ा दिया था। और 2011 के बाद से मैंने जब भी वाहन का इस्तेमाल किया है तब ज्यादातर बार मुझे ऐसा इसीलिए करना पड़ा क्योंकि तेल कंपनियों ने भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नारकीय बनाकर रखा हुआ है। तो मेरे पास निजी वाहन इस्तेमाल करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। वाजपेयी ने 2001 में सड़कों पर कुत्तों की आबादी बढ़ाने के लिए कानून छापा था। इस कानून ने कुत्तों को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया और तब से कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। इसके बाद जितने भी पीएम आए उनमें से किसी ने भी इस कानून को खत्म नहीं किया। कुत्तों की समस्या से दिल्ली वाले ढंग से वाकिफ है और सबसे नजदीक से उन्हीं पर ये मार पड़ रही है। कुत्तों की संख्या बढ़ने से एक तरफ तो रात को आदमी असुरक्षित महसूस करते हैं और वाहन लेकर ही निकलते हैं और दिन में ये ट्रैफिक में व्यवधान डालते हैं। इसमें एक दूसरी वजह भी है, सरकारें आवारा कुत्तों की संख्या इसीलिए भी बढ़ाती है ताकि रात्रिकालीन गैदरिंग को तोड़ा जा सके। गायों को सड़कों पर धकेलने के पीछे कई सारे कारण हैं। मैंने इस विषय पर अलग से एक जवाब में लिखा है। इसमें एक वजह सड़कों पर ट्रैफिक भी बढ़ाना है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, कल सुबह वाहन लेकर निकलिए और 2 से 5 किलोमीटर की राइड में सड़कों पर घूमती पसरी आवारा गायों की संख्या गिनिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आवारा गायें किस तरह ट्रैफिक को बढ़ाती है। खंड 2, समस्या का मूल कारण और सार। उन्होंने जानबूझकर शहरों में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है कि पैदल, साइकिल, दुपहिया, 4 पहिया, गाय, कुत्ते, बसें, ट्रक सभी एक ही रोड का इस्तेमाल करें। और साथ ही उन्होंने जानबूझकर यह व्यवस्था भी बनाई है कि इस रोड पर स्ट्रीट वेंडर्स यदि अपनी जगह बना लेते हैं तो उन्हें कोई हटा नहीं सके। और उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि पार्किंग भी इसी रोड पर हो। और साथ ही उन्होंने देश में भर बुद्धिजीवियों को भी ये तर्क देने के लिए तैयार किया है कि इस पूरी अव्यवस्था के जिम्मेदार खुद भारतीय है। छद्म समाधान, फर्जी समाधान की पहचान है कि उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। फर्जी समाधान में नारे, डायलॉग, दर्शन, उपदेश, सलाह, प्रवचन, बौद्धिकता और जागरूकता फैलाने के टोटके होते हैं और अंत में इसमें ये कतगा जरूर लगाया जाता है कि भारत के लोग ही जाहिल, अशिक्षित, अनुशासनहीन, स्वार्थी है और इसीलिए सभी प्रकार की व्यवस्थागत दुर्दशा के लिए जिम्मेदार खुद भारतीय है। इस तरह का वैचारिक प्रदूषण फैलाने का धंधा टीवी अखबार में आने वाले सभी बुद्धिजीवी करते हैं। और जो लोग इन बुद्धिजीवियों की चपेट में रहते हैं वे भी यथाशक्ति आपको सोशल मीडिया पर इसी तरह का बौद्धिक ज्ञान बांटते हुए मिल जाएंगे। दरअसल इन्हें समाधान नहीं देना होता है, बल्कि बहस करके लोगों का टाइम बर्बाद करना होता है, ताकि उन्हें सही समाधान से दूर धकेला जा सके। और इसीलिए इनके समाधान में गैजेट कानून शब्द का प्रयोग नहीं होता। और भारतीयों का इस तरह तिरस्कार करने से इन्हें एक मानसिक संतुष्टि मिलती है। भारतीयों को कोसकर ये खुद में ज्यादा समझदार और बुद्धिजीवी होने का उच्च भाव बनाए रखते हैं। स्थिति को और भी बदतर बनाने वाले समाधान, सरकार इसका जो भी समाधान लाएगी वह समस्या को और भी बदतर बनाएगा। इसका कोई अपवाद नहीं है। सरकार एवं नेताओं का काम ही है समस्याओं को बदतर बनाना है। चाहे और इवन हो या नए ट्रैफिक रूल्स हो, सरकार और नेता कोई भी हो उनसे आप सिर्फ बदतर की उम्मीद ही रख सकते हैं। ये बात और है कि आपको इसका नतीजा समझने में 10 से 20 साल लगेंगे। तो यदि आपको इसका समाधान चाहिए तो मेरा सुझाव है कि कम से कम टीवी पर नजर आने वाले तमाम नेताओं से इस मामले में उम्मीद न पालें। वे सभी अभिनेता हैं और उनके प्रयोजकों द्वारा दी गई स्क्रिप्ट पर अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। जो भी आपको फर्क नजर आता है वह नेता की अभिनय क्षमता का है। वास्तविक समाधान गैजेट से आते हैं। नीचे मैंने कुछ इबारतें और कुछ कानून ड्राफ्ट्स के बारे में जानकारी दी है जिन्हें गैजेट में निकालने से बदलाव आएगा। नए वाहनों की बिक्री कम करना,
सरकारी बैंक वाहनों की खरीद के लिए कोलेटर फ्री लोन नहीं देंगे। व्यावसायिक लदान में काम आने वाले वाहनों के लिए 50% तक का फाइनेंस मोर्गेज प्रॉपर्टी पर किया जा सकेगा, किंतु निजी एवं सवारी वाहनों के लिए 0% फाइनेंस होगा। निजी बैंक अपने जोखिम पर वाहनों के लिए लोन दे सकते हैं, किंतु किश्त बाउंस होने पर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। चेक बाउंस के सभी मामलों की सुनवाई नागरिकों की जूरी करेगी। बैंक सिर्फ 90 से 120 दिन की वैलिडिटी के चेक जारी करेंगे। सभी प्रकार के आयातित वाहनों पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी। जिसे भी विदेशी वाहन खरीदना है वह दुगने दाम चुका सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करने के लिए कई सारे गेजेट नोटिफिकेशन छापने की जरूरत है। इसमें रेल से लेकर सड़क परिवहन तक सब शामिल है। फिलहाल सरकार की नीति है कि सरकारी परिवहन को खच्चर बनाओ और घाटे बदहाली का हवाला देकर परिवहन का क्षेत्र विदेशियों को बेच दो, और एक बार जब विदेशी परिवहन पर एकाधिकार बना लेंगे तो वो पब्लिक को सूतना शुरू कर देंगे। यदि रेल मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री को वोट वापसी और जूरी के दायरे लाया जाए तो वे अपने आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए नीतियां बनाना शुरू कर देंगे। यदि फिर भी वे इसमें सुधार नहीं लाते हैं तो जनता अमुक मंत्री को लात मारकर नौकरी से निकाल सकती है। वोट वापसी एवं जूरी कोर्ट के आए बिना इस पार्टी का मंत्री रहे या उस पार्टी का, हर हाल में वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बैंड बजाना जारी रखेंगे। वोट वापसी को लात मारकर बाहर निकालने का अधिकार कहकर पुकारने की खोज मैंने नहीं की है। इस टर्म का सुझाव सबसे पहले मोदी साहेब ने दिया था और मुझे काफी हद तक ये टर्म ठीक लगी, तो कृपया इसमें भाषाई असभ्यता न खोजें। हालांकि मोदी साहेब ने इस अधिकार का सिर्फ मौखिक समर्थन किया, लेकिन लात मारने का अधिकार देने के लिए कभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला। फुटपाथ एवं पार्किंग, शहरों का प्रशासन सभापति के हाथ में है। अभी सभापति काफी मुख्तलिफ कार्यों में व्यस्त रहता है। उसे ठेके देकर पैसे बनाने होते हैं, अपने आदमियों को प्रशासन में फिट करना होता है ताकि उनके माध्यम से पैसा खींचा जा सके। सीएम और पार्टी के आला अधिकारियों की चमचाई करनी होती है ताकि अगला टिकट पक्का करके अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। और सबसे जरूरी काम उसे यह करना होता है कि जो अवैध पैसा वो बना रहा है उसे वाइट करके ठिकाने लगाना होता है। तो इन सब जरूरी कामों में सभापति का दिमाग इतना व्यस्त रहता है कि उसे फुटपाथ ट्रैफिक आदि जैसे चिल्लर मुद्दों पर सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। मेरा प्रस्ताव है सभापति को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाने का है। इस कानून के आने के अगले दिन से ही सभापति निम्नलिखित कदम उठाना शुरू कर देगा। वो शहर में सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाएगा और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चौपाटियां बनाकर उन्हें अलॉट करेगा। यथासंभव सड़कों के साथ निरंतर फुटपाथ बनाएगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन फुटपाथ पर अतिक्रमण 24 घंटे से ज्यादा टिके नहीं। वह सार्वजनिक पार्किंग बनाना शुरू करेगा और व्यस्त इलाकों के हिसाब से प्रति घंटा के हिसाब से पार्किंग दरें निर्धारित करेगा। सभापति सभी पार्किंग प्लेस को पीले रंग एवं फुटपाथ को लाल रंग की बॉर्डर से चिन्हित करेगा ताकि यह बात एकदम स्पष्ट रूप से निकल कर आए कि अमुक स्थान फुटपाथ या पार्किंग के लिए आरक्षित है। सभापति शहरों के व्यस्त मार्ग पर लो फ्लो वातानुकूलित एवं सामान्य बसों का पर्याप्त नेटवर्क खड़ा करेगा ताकि जो व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं वे प्रोत्साहित हो। सभापति अपने शहर में नए वाहनों की बिक्री पर पार्किंग ट्रैफिक टैक्स लेना शुरू करेगा। ये टैक्स वाहन के आकार के आधार पर होगा, कीमत के आधार पर नहीं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 4 सीटर पासिंग कार लेता है तो उसे 5,000 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे और दोपहिया पर 2,000। इस पैसे का इस्तेमाल सार्वजनिक पार्किंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप करने में किया जाएगा। सभापति प्रत्येक वर्ष में नए वाहनों की बिक्री सीमा भी निर्धारित कर सकता है। यह अनुपात इस आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कितने नए वाहनों को झेलने में सक्षम है। मैं पिछले 20 साल से राजनीति को देख रहा हूँ।
और जितना मुझे अनुभव है, मेरा ये पक्के तौर पर मानना है कि पूरा शहर चमगादड़ की तरह उल्टा भी लटक जाए तो किसी भी सभापति को ऊपर दिए गए कदम उठाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसकी चाबी सिर्फ वोट वापसी, पासबुक और जूरी कोर्ट है। मैंने इसके लिए जूरी पंचायत नामक कानून ड्राफ्ट का प्रस्ताव किया है। इस कानून के आने के अगले दिन से ही सभापति शहर का प्रबंधन वैसे ही करने लगेगा जैसे वह अपने घर का प्रबंधन करता है। सरकार के पास इसका एक बदतर समाधान है। उनकी योजना भारत के सभी बड़े शहरों को विदेशियों के हाथों बेचने की है। वे इसके लिए इस पर स्मार्ट सिटी या इसी टाइप के नारे चिपकाकर जनता को कन्विंस करेंगे और फिर कुछ स्मार्ट शहर की तस्वीरें दिखाकर एक के बाद एक शहरों का प्रबंधन विदेशियों को देते जाएंगे। और जब भी ये किसी विदेशी कंपनी को प्रोजेक्ट देते हैं, बदले में नेताओं के स्विस अकाउंट में डॉलर बढ़ते जाते हैं। मैं उनके इस समाधान के खिलाफ हूँ, क्योंकि इससे हम पर डॉलर का बोझ बढ़ता है और डॉलर का ये बोझ निरंतर बढ़ता है, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए हमें हर महीने डॉलर चुकाने होंगे। भ्रष्ट एवं निकम्मे नेता इसी तरह की स्मार्ट तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें पैसा बनाना होता है और दूसरी तरफ वे निकम्मे होते हैं। उनकी स्कीम है कि हमारे शहरों को साफ सुथरा रखने का काम भी विदेशी करें। उनसे पैसा खाओ और उन्हें ऊंचे दामों पर प्रबंधन का ठेका पकड़ा दो। हमें काम करने की जरूरत क्या है? और इससे डॉलर का बोझ बढ़ता है तो बढ़ने दो, हमें कौन सा जेब से देना है? जब कमी होगी तब देश की कोई न कोई कोल माइंस या खनिज या और कोई जमीन संपत्ति बेचकर उन्हें डॉलर चुका देंगे। सारा अतिक्रमण चिन्हीकरण न करने के कारण होता है और सभापति जानबूझकर सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित नहीं करते। वे सड़कों के किनारे की जमीनों को यूं ही खाली छोड़ देते हैं ताकि लोग अतिक्रमण कर सके। जब बिना चिन्हित की हुई जमीन पर कोई स्ट्रीट वेंडर अपनी केबिन रखता है तो एक आम नागरिक उसे रोक नहीं पाता। लेकिन यदि सड़क के किनारे खाली जमीन पर बॉर्डर बनाकर इसे पार्किंग या फुटपाथ के रूप में चिन्हित कर दिया जाए तो इस पर अतिक्रमण होने की संभावना 0% होती है, क्योंकि तब ये साफ नजर आता है कि स्ट्रीट वेंडर ने पार्किंग की जगह पर अपना ठेला रख दिया है। और तब कोई भी वाहन वाला जब अपनी गाड़ी पार्क करने आएगा तो वह उसे कहेगा कि यह जगह पार्किंग की है और मुझे यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है। तो सभापति जानबूझकर जमीन को चिन्हित नहीं करता, वह उसे लावारिस छोड़ देता है। और पूरी दुनिया में लावारिस सरकारी जमीन का यही हिसाब है कि यदि यह जमीन काम नहीं आ रही है तो आदमी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और यही इस्तेमाल अतिक्रमण है। और इस तरह की व्यवस्था के कारण अखबारों टीवी में आने वाले बुद्धिजीवियों एवं इनके विचारों की जुगाली करने वाले पाठकों को भी यह अवसर मिल जाता है कि वे ट्रैफिक का सारा दोष भारतीयों के मत्थे डाल सके। और तब वे आसानी से यह कह पाते हैं कि आम भारतीय जाहिल, गंवार, अशिक्षित, स्वार्थी, बेईमान, अनुशासनहीन और बदतमीज है और इसीलिए वे अतिक्रमण करते हैं। और इसीलिए इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। आवारा गायों की समुचित व्यवस्था करने के लिए मैंने गौ नीति नामक अलग से कानून प्रस्तावित किया है। गौ नीति कानून के आने से शहर की सभी आवारा गायों को गौशालाओं में आश्रय मिल जाएगा। सभापति के वोट वापसी पासबुक के दायरे में आने से सभापति भी सड़कों को गायों से मुक्त कर सकता है। कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र से कानून बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि वाजपेयी ने 2001 में गेजेट नोटिफिकेशन छापकर यह सुनिश्चित किया हुआ है कि शहरों में कुत्ते लगातार बढ़ते जाए, और मोदी साहेब ने इस कानून को कैंसर संशोधित करने से मना कर दिया है। पार्किंग और परिवहन के लिए जमीन जुटाने के लिए रिक्त भूमि कर, कई महानगरों में जमीन की वाकई कमी है और सभापति के लिए जमीन जुटाने में समस्या आ सकती है, और इसका एकमात्र समाधान रिक्त भूमि कर लागू करना है। रिक्त भूमि कर आने से बाजार में जमीन की आवक बेहद तेजी से बढ़ेगी और जमीन सस्ती हो जाएगी, और तब स्थानीय प्रशासन फुटपाथ, पार्किंग, परिवहन के लिए जमीनों का अधिग्रहण कर सकेगा। अधिग्रहण के लिए 4 से 5 गुना तक के दाम दिए जा सकते हैं। रिक्त भूमि कर आए बिना जमीन की आवक नहीं बढ़ेगी और महानगरों में ट्रैफिक की समस्या से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा।
दिल्ली के ट्रैफिक का निदान। दिल्ली का भौगोलिक और प्रशासनिक ढांचा एकदम अलग किस्म का है। दिल्ली का प्रशासन ऐसी खिचड़ी है कि कुछ भी समाधान सोचने जाओ को दिमाग सुन्न हो जाता है। तो हमें दिल्ली का पुनर्गठन करने की जरूरत है। इसका पुनर्गठन किए बिना कोई भी उपाय बेहतर तरीके से निष्पादित नहीं हो पाएगा। दिल्ली के लिए सुझाव निम्नलिखित है। भोपाल के आसपास या मध्य प्रदेश में कहीं 25 से 35 स्क्वायर किलोमीटर का एक नया शहर डेवलप करके राजधानी को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। सभी मंत्रालय, प्रेस, संसद, संवेदनशील विभाग, एम्बेसी वगैरह इस नए शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी ऐसा करना ज्यादा उचित है। भारत के विभाजन के बाद दिल्ली भारत के मध्य में नहीं रह गई है। अतः हमें राजधानी की स्थिति को बदल देना चाहिए। हमारा प्रस्ताव है कि राजधानी शिफ्ट होने के बाद दिल्ली शहर को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाए। एक हिस्सा यूपी में जाएगा, एक हरियाणा में और एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश में। सरकार चाहे तो इसके लिए दिल्ली के नागरिकों का जनमत संग्रह भी करा सकती है। यदि दिल्ली के 51% नागरिक दिल्ली का विभाजन नहीं चाहते और पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर अपनी सहमति देते हैं तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जा सकता है। आगरे में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, तब ज्यादातर विदेशी और देशी पर्यटक सीधे आगरे लैंड करेंगे और उन्हें मुफ्त में दिल्ली के गोते नहीं खाने पड़ेंगे। आगरे में एयरपोर्ट ना होने के कारण उन सारे पर्यटकों को पहले दिल्ली जाना पड़ता है जो ताजमहल जाना चाहते हैं। अभी दिल्ली की 5 स्टार होटल लॉबी आगरे में एयरपोर्ट बनने नहीं दे रही है, क्योंकि इससे उनका धंधा कम हो जाएगा। इसके अलावा रिक्त भूमि कर, सभापति पर वोट वापसी, पासबुक आदि कानून आने से भी दिल्ली के ट्रैफिक में तेजी से कमी आने लगेगी। मुंबई के ट्रैफिक का समाधान। पेड मीडिया और पेड बुद्धिजीवियों द्वारा ये भ्रम बड़े पैमाने पर फैलाया गया है कि मुंबई में तुलनात्मक रूप से जगह की कमी है। दरअसल समस्या जगह की नहीं है। समस्या यह है कि मुंबई में काफी ज्यादा जमीन खाली पड़ी है और लैंड होल्डर्स ने इसे दबाकर रखा हुआ है। जैसे जैसे मुंबई में जमीन की कमी होती है वैसे वैसे इन भू संग्रहकर्ताओं की बैलेंस शीट में भी संपत्ति की मद में इजाफा होता जाता है। तो ये लगातार ऐसे कानून छपवाते रहते हैं जिससे मुंबई में ट्रैफिक भी बढ़े और नतीजे में जमीन के दाम भी बढ़े। मुंबई में खाली पड़ी जमीन को बाजार में लाना ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। चंडीगढ़ से मुंबई की तुलना कीजिए। चंडीगढ़ भारत का सबसे खुला एवं सबसे ज्यादा नियोजित शहर है। चंडीगढ़ में जनसंख्या घनत्व 10,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि मुंबई में ये घनत्व 21,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो फिर मुंबई में चंडीगढ़ की तुलना में 5 गुना ट्रैफिक भीड़ भड़का क्यों है? दरअसल मुंबई की लगभग 40% भूमि कुछ 100 परिवारों के पास है और यह जमीन खाली पड़ी है। न तो वे इस पर कोई निर्माण करते हैं, न ही इसका कोई इस्तेमाल करते हैं और न ही इस पर कोई टैक्स देते हैं। अकेले गोदरेज के पास मुंबई की 10% जमीन है और मुंबई के शीर्ष 10 भू संग्रहकर्ताओं को शामिल करें तो उनके पास मुंबई की कुल जमीन का 20% हिस्सा है और जमीन का ये हिस्सा पूरी तरह से बेकार पड़ा है। यदि 1% सालाना की दर से रिक्त भूमि कर लागू किया जाए तो इन भू संग्रहकर्ताओं को करोड़ों रुपए सालाना टैक्स के चुकाने होंगे और ये खाली पड़ी जमीनें इनके लिए घाटे का सौदा बन जाएगी। लैंड होल्डर तब इन जमीनों पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, रिहाइश के लिए सोसाइटी आदि बनाएंगे ताकि टैक्स की मार से बचा जा सके या फिर इन्हें बिल्डरों को बेचना शुरू कर देंगे। इस तरह ये खाली पड़ी जमीन मार्केट में आएगी। रुकी हुई 40% जमीन के मार्केट में आने से मुंबई में जमीनों की कीमतें धड़ाम हो जाएगी और जमीन लेना हर आदमी की पहुंच में आ जाएगा। हम यहाँ गोदरेज के उदाहरण से समझते हैं कि रिक्त भूमि कर आने से क्या परिवर्तन आएगा। गोदरेज के पास मुंबई के शहरी क्षेत्र में 3,000 एकड़ यानी 15 करोड़ स्क्वायर फुट भूमि खाली पड़ी है। यदि गोदरेज को इस खाली पड़ी जमीन पर 1% सालाना टैक्स देना पड़ता है तो गोदरेज 1 से 2 वर्ष के भीतर इस जमीन में से कम 10 करोड़ स्क्वायर फुट जमीन को मार्केट में डाल देगा।
इस 10 करोड़ में से 40% भूमि को सड़कों और सामुदायिक उपयोग के लिए छोड़ने के बाद 6 करोड़ वर्ग फुट भूमि बचती है जिस पर निर्माण किया जा सकता है। यदि FSI फ्लॉ सरफेस इंडेक्स 4 भी हो तो इस भूमि पर 4 लाख 1 BHK और 1 लाख 2 BHK के फ्लैट बनाए जा सकते हैं। मतलब मोटा मोटी यदि गोदरेज अपनी बेकार पड़ी जमीन को मार्केट में ले आता है तो इससे लगभग 15 लाख लोगों के लिए आवास बनाए जा सकते हैं। गोदरेज ने यह जमीन 1940 में ली थी और तब से यह खाली पड़ी है। न तो वो इस पर कोई फैक्ट्री लगाता है, न ही कोई फ्लैट आदि सोसाइटी बनाता है और न ही इसका कोई इस्तेमाल करता है। अब हम गोदरेज को ये तो कह नहीं सकते कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल करे, क्योंकि जमीन उसकी है, जो उसकी मर्जी है वैसे इस्तेमाल करेगा। तो इसका तरीका है कि हम रिक्त भूमि पर 1% सालाना टैक्स लेना शुरू करें। गोदरेज की जब तक हैसियत है तब तक खाली पड़ी जमीन पर टैक्स चुकाएगा, वरना इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। और पूरे देश में सब तरफ इसी तरह के गोदरेज ही गोदरेज है और किलोमीटरों के हिसाब से जमीन दबाकर बैठे हैं। मुंबई में जगह की समस्या को हल किए बिना ट्रैफिक का इलाज नहीं किया जा सकता और जगह बनाने का सिर्फ ये तरीका है कि मुंबई में खाली पड़ी जमीन को टैक्स के दायरे में लाया जाए। यदि कोई व्यक्ति मुंबई में बैठकर ट्रैफिक की समस्या पर डायलॉग मार रहा है लेकिन खाली पड़ी जमीन को मार्केट में लाने के लिए रिक्त भूमि कर लगाने का समर्थन नहीं कर रहा तो मैं ऐसे व्यक्ति को पहली नज़र में फ्रॉड मानता हूँ। इसलिए मेरी नज़र में टीवी अखबारों में ट्रैफिक पर तबसरा करने वाले सभी बुद्धिजीवी फ्रॉड है। कृपया श्रोता इस बात पर ध्यान दें कि प्रस्तावित रिक्त भूमि कर वेल्थ टैक्स सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है। ये पूरे देश में लागू होगा और इस कानून के आने के बाद GST रद्द हो जाएगा। तब देश में सिर्फ 2 टैक्स रहेंगे, एक आयकर और दूसरा रिक्त भूमि कर। दत्तपेड आयकर को देय पेबल रिक्त भूमि कर में से घटा दिया जाएगा। तो मुंबई के लिए मेरा पहला प्रस्ताव 1% सालाना की दर से रिक्त भूमि कर लगाने का है। रिक्त भूमि कर के मुख्य बिंदु निम्न है। प्रति व्यक्ति 25 वर्ग मीटर रिहाइश भूमि, 50 वर्ग मीटर निर्माण एवं 2 एकड़ कृषि भूमि कर मुक्त होगी। इससे अधिक भूमि होने पर प्रत्येक व्यक्ति को धारण की गई अतिरिक्त भूमि पर 1% सालाना टैक्स देना होगा। यदि व्यक्ति ने आयकर चुकाया है तो चुकाया गया आयकर देय रिक्त भूमि कर में से घटा दिया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को ये छूट 2 गुनी एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए ये छूटें 4 गुना होगी। इससे उन नागरिकों पर रिक्त भूमि कर नहीं आएगा जिनके पास बेहद कम या जीवन यापन कर पाने जितनी ही भूमि है। सभी प्रकार के ट्रस्ट, सोसाइटियां, समितियां, NGO, न्यास, क्लब, राजनीतिक पार्टियां, धर्मार्थ संगठन, अस्पताल, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि सभी इकाइयां रिक्त भूमि कर के दायरे में होगी। किंतु यदि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट आदि चाहे तो जिन सदस्यों को वह सेवाएं देता है प्रति सदस्य 500 रु सालाना की छूट प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक नागरिक ऐसे 5 संगठनों को 500 रुपए की छूट दे सकता है। इस तरह जो संगठन वास्तविक अर्थों में सेवाएं दे रहे हैं उन्हें सेवाग्राही सदस्य अपने हिस्से की छूट दे देंगे और उन पर प्रभावी कर कम हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत में कुल 33 लाख NGO है। इनमें से ज्यादातर संगठन सरकारी अनुदान में भूमि ग्रहण करते हैं और इन्हें अकार्यशील बना देते हैं। इसके अलावा धनिक वर्ग अपने धन को कर मुक्त करने के लिए ट्रस्ट खोल लेते हैं और इस ट्रस्ट के नाम पर जमीनों का संग्रहण करते हैं। इस प्रावधान से फर्जी संगठनों के भूमि संग्रहण करने की प्रवृत्ति में कमी आएगी। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में मामले की सुनवाई नागरिकों की ज्यूरी करेगी। ज्यूरी मंडल का चयन मतदाता सूचियों में से रैंडमली किया जाएगा। मुंबई के बंदरगाह का ट्रैफिक डाइवर्ट करना। मुंबई के सी पोर्ट के दोनों ओर 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 नए बंदरगाहों का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे शेष महाराष्ट्र का माल मुंबई नहीं पहुंचेगा और न ही इस माल को ढोने के लिए ट्रकों को मुंबई में आना पड़ेगा और अतिरिक्त ट्रैफिक कम हो जाएगा।
जमीन की कीमतें बढ़ाने के लिए मुंबई के भू संग्रहकर्ता अतिरिक्त पोर्ट का निर्माण नहीं करने के लिए राजनीतिक पार्टियों को अच्छी खासी राशि चंदे घूस के रूप में देते हैं। सभी चंदे घूस होते हैं और इन्हें इस एवज में दिया जाता है कि अमुक पार्टी यदि सत्ता में आती है तो अमुक अमुक कानून गेजेट में छापेगी और अमुक कानून नहीं छापेगी। इसी चंदे से मीडिया कर्मियों को भी भुगतान किया जाता है ताकि वे यातायात विशेषज्ञों के नाम पर चंगू मंगू को टीवी पर बिठाकर ट्रैफिक की समस्या पर बहस करके नागरिकों का समय बर्बाद कर सके। अन्य उपाय, मुंबई के लिए भी अन्य उपाय वही है वो ऊपर बताए गए हैं। मुंबई महापौर पर वोट वापसी, पासबुक और उसके स्टाफ पर जूरी कोर्ट आदि। स्थायी समाधान तेल निकालने की मशीनों की तकनीक जुटाना है ताकि तेल कंपनियों की पकड़ से हम आजाद हो सके। मेरे विचार में जूरी कोर्ट कानून को गेजेट में छापे बिना ये तकनीक जुटाना संभव नहीं है। फिलहाल तो हमारी गाड़ी उल्टी दिशा में जा रही है। अमेरिकी कंपनियों ने अंबानी को स्पेयर पार्ट्स न भेजने की धमकी देकर उसकी रिफाइनरी का 20% हिस्सा टेक ओवर कर लिया है। उल्लेखनीय है कि अंबानी की रिफाइनरी को मशीनरी रोकेफिलर की कंपनियां सप्लाई करती है। सऊदी अरब की सब तेल कंपनियों में अमेरिकी कंपनियों की होल्डिंग है। तो अभी पेड मीडिया में जो सऊदी अरब के नाम से जो डीलिंग दिखाई जा रही है वो हिस्सा अमेरिकियों को गया है। ट्रैफिक की समस्या कम करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? ट्रैफिक की समस्या हल करने के लिए हमें मुख्य रूप से 2 कानून गेजेट में छपवाने की जरूरत है। जूरी पंचायत, जूरी कोर्ट। नागरिकों के लिए कदम। यदि आप इस कानून का समर्थन करते हैं तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को एक पोस्ट कार्ड भेजें। पोस्ट कार्ड में ये लिखे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, कृपया प्रस्तावित जूरी पंचायत एवं जूरी कोर्ट कानून को गेजेट में छापें। यदि आप ट्विटर पर है तो मुख्यमंत्री को ये ट्वीट भी कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए कदम। आप अपने क्षेत्र के छोटी पार्टियों के विधायक, सांसद, सरपंच, पार्षद, सभापति के उम्मीदवारों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क करके उनसे कह सकते हैं कि यदि वे अपने एजेंडे में जूरी कोर्ट कानून को शामिल करते हैं तो आप उन्हें वोट करेंगे। बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों से उम्मीद न रखें। उनकी ताकत पेड मीडिया से आती है और ट्रैफिक की समस्या का उत्पादन पेड मीडिया ही करता है। यदि आपके क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार इन कानूनों को अपने एजेंडे में शामिल करने के लिए राजी नहीं है तो आप खुद भी इन मुद्दों पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। यदि ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे उम्मीदवार इन कानूनों पर चुनाव लड़ेंगे तो बड़ी पार्टियों पर इन कानूनों को लागू करने का दबाव बनेगा। चुनाव लड़ने का खर्चा। चुनाव लड़ने के लिए कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है। सरपंच एवं पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए 5,000 एवं विधायक का चुनाव लड़ने में ज्यादा से ज्यादा 15,000 काफी है। यदि आप इतना खर्चा उठा सकते हैं तो चुनाव आयोग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके इन कानूनों के प्रचार के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिया गया लिंक खोलें।